जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज से हम लोग एक नए चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोग को यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा। चूँकि आप लोग जान रहे हैं कि यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत सारे टीचर इसको डिफ़िकल्ट के रूप में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखिएगा तो आपके मन की सारी दुविधाएं और इस चैप्टर को लेकर डर वो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और बहुत मज़ेदार तरीके से समझते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने लिखा है कि संसार में करोड़ों जीव जंतु हैं। अच्छा भैया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर जीव जगत का जो वर्गीकरण है वो क्यों किया गया, समझिएगा। यहाँ पे लगभग करोड़ों जीव हैं। आप यदि मनुष्य की बात करेंगे तो आपको करोड़ों मनुष्य होंगे, ठीक है। इस तरीके से करोड़ों जीव जंतुएं इस पृथ्वी पर पाई जाती है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय। आप अपने सामने में ही लगभग इतने सारे जीव देख पा रहे हैं। फिर यदि आप जल में जाइएगा तो मछली, ठीक है, बहुत सारे जीव आपको मिलेंगे। तो इन सभी जीवों का अध्ययन हम लोग को करना पड़ता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग सोचे, क्योंकि यहाँ पे 1.7 से 1.8 मिलियन तक स्पीसीज पाए जाते हैं। अब भैया स्पीसीज का मतलब क्या है? स्पीसीज का मतलब बाबू ये है कि लगभग जो है मानव एक जाति, कुत्ता एक जाति, बिल्ली एक जाति, तो इस तरीके से अध्ययन कर पाना संभव नहीं था। और इस पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। और बायो का डेफिनेशन ही है सजीवों का अध्ययन, यानी सजीवों का अध्ययन करना। हम जितने भी जीव इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं उनका अध्ययन करना, तो उनका एक साथ अध्ययन कर पाना संभव नहीं था। तो साइंटिस्ट लोगों ने जो है जीव को अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग वर्गों में बांट दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये जो वर्गों में साइंटिस्ट लोग बांटे हैं, इसी को हम वर्गीकरण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण। देखिए, वही मैंने लिखा है कि संसार में करोड़ों जीव जंतु हैं, उनमें से प्रत्येक का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों को समूह में बांटकर हम उनका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं? जीवों को एक समूह में बांट दिए हैं और उनका यदि एक समूह के बारे में पढ़ लिए तो इसके अंदर जितना जीव जंतु आता है उसके अंदर वही सारा गुण पाया जाएगा। फिर दूसरे समूह का, दूसरे वर्ग के बारे में पढ़ लिए, उसके अंदर जितना जीव आएगा वो सारा का वही प्रॉपर्टी होगा। तो बाबू इस तरीके से पढ़ना क्या हो गया? आसान हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे अभी हम लोग बात करेंगे कि मात्र हमको 5 वर्ग के बारे में पढ़ना है, और वो 5 वर्ग यदि हम समझ गए तो हम सारा जीव जंतु को समझ जाएंगे। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज को हम समझ जाएंगे, उनके सभी प्रॉपर्टीज को समझ जाएंगे। तो आशा आप सभी को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये जो वर्गों में बांटा गया है, इसी वर्ग में बांटने के जो क्रिया है, इसी को हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री यानी इतिहास के ऊपर बात करते हैं कि वर्गीकरण का इतिहास क्या रहा है। वर्गीकरण का इतिहास से सबसे पहले मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि बायोलॉजी के जो पिता हैं, जिन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं, अरिस्टोटल के नाम से जानते हैं, उनका एक शिष्य हुआ करता था सिकंदर, विश्व विजेता जिसे कहा जाता है सिकंदर। ये सिकंदर जो है ये क्या करता था? जो भी नए देश विदेशों में जाता था, वहाँ से जो भी नया नया पौधा, नया नया फूल मिलता था, वो अपने गुरु को भेजता था। और जब अरस्तु उसी आधार पर क्या किया? नया नया पौधा, नया नया फूल, नया नया जानवर देखा, तो उस आधार पर अरस्तु वर्गीकरण किया। अब हम लोग आगे समझते हैं। सर्वप्रथम वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया। अरस्तु ही सबसे पहले जीवों को बांटना स्टार्ट किए। जीवों को इन्होंने 2 भाग में बांटा, सबसे पहला पादप और दूसरा जंतु। सबसे पहला पादप और दूसरा जंतु। पादप को 3 भाग में बांटा, हर्ब, सर्ब और ट्री। हर्ब, सर्ब और ट्री। हर्ब समझ रहे हैं, एकदम छोटा पेड़ जो होता है, छोटा पेड़ को हम हर्ब कहते हैं। उससे थोड़ा बड़ा पेड़ जैसे गुलाब, जैसे कनेर, जैसे मोगरा, ये सारा आपका सर्ब हो जाएगा। और ट्री यानी बड़ा पेड़, जैसे आम, पीपल, ठीक है, बरगद, ये सारा ट्री हो गया। जंतु को भी 2 भाग में बांटे, एनाइमा और इनाइमा। एनाइमा के अंदर आरबीसी नहीं होता, यानी
वैसा जानवर जिसको मारेंगे तो लाल खून नहीं निकलेगा, भले कोई और खून निकले लेकिन लाल खून नहीं निकलेगा, उसको हम बोलेंगे एनाइमा। और वैसा जंतु जिसको मारने पर लाल खून निकलेगा उसको बोलेंगे इनाइमा। तो बाबू जब कॉकरोच को मार के देखा तो उसके अंदर ब्लड लाल नहीं निकला तो उसको बोल दिए एनाइमा। ठीक है, हम लोग को मार के देखा गया, जंतु को मार कर देखा गया। ठीक है, जो कुत्ता होता है, जो बिल्ली होता है, उसको मार कर देखा गया तो उसके अंदर क्या दिखा, इनाइमा। ठीक है, तो इस आधार पर उन्होंने दो भाग में बांटा, एनाइमा और इनाइमा। सबसे पहले वर्गीकरण इन्हीं के द्वारा दिया गया। अब बात करते हैं कि आगे कौन कौन से वर्गीकरण कौन कौन किए। तो फिर आया द्विजगत वर्गीकरण। इस सबको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस याद रखिएगा द्विजगत वर्गीकरण। जैसा कि आप जानते हैं कैरोलस लिनियस जो कि बहुत ही इनका वर्गीकरण में बहुत ज़्यादा योगदान है, इसीलिए इनको हम वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं, कैरोलस लिनियस को। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस ने द्विजगत वर्गीकरण को दिया, यानी दो जगत बनाया इन्होंने। ठीक है, सबसे पहला प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। हम लोग डिटेल स्टडी आगे के वीडियो में करेंगे। तीसरा फिर तीन जगत वर्गीकरण आया। तीन जगत वर्गीकरण को दिए अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जितने भी बड़े बड़े जीव जंतु हैं वो तो हैं ही, लेकिन कुछ यहाँ पे सूक्ष्म जीव भी पाए जा रहे हैं जिनको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो उन सबको रख दिए ये एक अलग वर्ग में, जिनका नाम इन्होंने दिया मोनेरा। क्या नाम दिया, मोनेरा। ठीक है, तो मोनेरा जगत को बनाया अर्नेस्ट हैकेल। फिर आए चार जगत वर्गीकरण को दिया कॉपलैंड साहब ने। ठीक है, कॉपलैंड साहब ने दिया और कॉपलैंड ने चार जगत में बांटा, यानी एक प्रोटिस्टा जगत का निर्माण किया जिसके अंदर के सभी यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया। अभी हम लोग आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आशा आप सभी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर पांच जगत वर्गीकरण अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, उससे पहले ये तीन पॉइंट आप लोग समझ लें। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, वर्गीकरण के जो खोज करता है वो कौन है, अरस्तु। यानी वर्गीकरण के फाउंडर, टेक्सोनोमी के फाउंडर किन्हें कहा जाता है, तो वो अरस्तु को कहा जाता है। वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका योगदान वर्गीकरण में सभी साइंटिस्ट के मुकाबले सबसे ज्यादा है। और वर्गीकरण शब्द को सबसे पहले दिए थे एपी डी कैंडोले। कौन दिए थे, एपी डी कैंडोले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए ये पॉइंट याद रखिएगा कि वर्गीकरण के पिता, वर्गीकरण शब्द को किसने दिया, तो वर्गीकरण शब्द को दिया गया एपी डी कैंडोले के द्वारा। आगे अब हम लोग पांच जगत वर्गीकरण को समझते हैं। पांच जगत वर्गीकरण आर.एच. विटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया। कब दिया गया, 1969 में आर.एच. विटेकर ने इस पांच जगत वर्गीकरण को दिया और यही अभी तक सबसे ज्यादा प्रमाणित है। इसके बारे में हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी मैं आपको समझा दूं कि ये पांच जगत वर्गीकरण क्या है। पांच जगत वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहले इन्होंने एक प्रजाति बनाया, एक वर्ग बनाया जिसको हमने मोनेरा कहा, दूसरे वर्ग को प्रोटिस्टा कहा, तीसरे वर्ग को हमने क्या कहा, तीसरे वर्ग को हमने फंजाई कहा, चौथे वर्ग को हमने प्लांटी कहा और पांचवें वर्ग को हमने एनिमेलिया कहा। तो ये पांच यूनिट में इन्होंने बांटा। तो मोनेरा के अंदर जो है, मोनेरा के अंदर सभी प्रोकैरियोटिक जीव जंतु को रखा गया। मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीव जंतु को रखा गया। जो अब भैया ये प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को मैं आपको समझाता हूं। जिसका सेल तो समझ रहे होंगे, ठीक है, जिसका सेल का न्यूक्लियस फिक्स हो, न्यूक्लियस एक दायरे में हो, न्यूक्लियस वेल डेवलप हो, वो कहलाता है यूकैरियोटिक। क्या कहलाता है, यूकैरियोटिक। और वैसा जीव जिसका अनुवांशिक पदार्थ बिखरा बिखरा सा हो, क्योंकि आप जानते होंगे न्यूक्लियस के अंदर अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, तो जिसका अनुवांशिक पदार्थ बिखरा बिखरा सा हो, जिसके अंदर कोई कोशिकांग वेल डेवलप नहीं हो, उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच के अंतर को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, ये इसका अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है ये, अनुवांशिक पदार्थ। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ कोई फिक्स दायरे में नहीं है, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, इसलिए इसके अंतर्गत जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव जंतु हैं उनको रखा गया। ठीक है, जैसे कि आप बैक्टीरिया मान लीजिए, माइकोप्लाज्मा, ये सब किसके अंदर आता है, मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। दूसरा बात कर रहे हैं हम लोग प्रोटिस्टा की। किसकी बात कर रहे हैं,
दूसरा आता है प्रोटिस्टा। इसका जो इतना जीव जंतु होता है वो सारा यूकैरियोटिक होता है दोनों एक कोशिकीय ही होता है, यूनिसेलुलर ही, लेकिन इसका मोनेरा वाला जितना भी होगा वो सारा प्रोकैरियोटिक होगा और प्रोटिस्टा वाला जितना होगा वो सारा यूकैरियोटिक होगा। फंजाई के अंतर्गत जितने भी मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं उनको रखा गया, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक। बताइए, मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूकैरियोटिक लेकिन यूनिसेलुलर, लेकिन फंजाई के अंतर्गत मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक। प्लांट के अंदर आप समझ ही रहे हैं, प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल। प्लांट आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, जो विकसित होगा, ठीक है, उन सभी को हमने प्लांट के अंतर्गत रखा। और सबसे ज़्यादा विकसित आप जान ही रहे हैं एनिमल वर्ग को, एनिमेलिया हमने बना। तो ये 5 वर्गीकरण की इकाइयाँ मानी जाती है। आशा आप सभी को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि अभी थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट मिस है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखें, 3 बार देखें, दोहरा के देखें, जिससे आपको पूरा तरीक़ा से ये वीडियो क्लियर हो जाए। यदि ये वीडियो आप लोग मिस कर जाइएगा तो आगे के कॉन्सेप्ट में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगे। कल हम लोग मोनेरा जगत और 5 जगत वर्गीकरण को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोनेरा जगत पे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे और एक ही वीडियो के अंतर्गत पूरा मोनेरा जगत को हम लोग क्लियर करेंगे। आशा आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।